आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी टॉपिक टेंसेस को बिल्कुल इजी, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। बहुत सारे लर्नर्स के लिए टेंसेस जो है थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आज का पूरा सेशन देखने के बाद आपको हर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके स्ट्रक्चर, यूजेस यानी उनकी पहचान, एग्जाम्पल्स और जो कॉमन मिस्टेक्स है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ रूल्स ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिटेल में सीखेंगे। मैं आपको हर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब्स का सही इस्तेमाल, हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। और सबसे अच्छी बात है, वीडियो के अंत तक आप खुद टेंसेस को न केवल समझ पाएंगे बल्कि अपनी रोज़मर्रा की इंग्लिश में उन्हें कॉन्फिडेंटली यूज़ भी कर पाएंगे। सो अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, यहाँ पर 12 टेंसेस सिखाने वाली हूँ, क्योंकि 3 जो टेंसेस रहते हैं, 3 टेंस रहते हैं और इन तीनों के यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं। 4 इसके यानी कि 4 प्रेजेंट, फिर पास्ट के और फ्यूचर के, तो टोटल जो रहेंगे वो 12 हो जाएंगे। तो यानी कि 12 टेंस यहाँ पर सीखेंगे। फुल कॉन्सेप्ट रहेगा, रूल्स, एग्जाम्पल, सब कुछ। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो इसका पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। यूज़ होता है हैबिट बताने के लिए, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, जो सार्वभौमिक सत्य है वो, डेली एक्शंस जो रोज़ाना आप कार्य करते हैं वो। हेल्पिंग वर्ब्स जो है इसकी ये है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब डू डज है। अब जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाने के काम आती है और क्वेश्चन बनाने में काम आती है। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे ना तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं क्लियर समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, हेल्पिंग वर्ब का जो नियम ये है कि ये जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब है ना, हर सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज़ होती है। जैसे कि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल यानी कि बहुवचन रहेगा ना, तो वहाँ पर डू का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब ही, शी, इट और नेम यानी कि सिंगुलर, एक वचन कोई नाम रहेगा तो वहाँ पर डज का इस्तेमाल होता है। और जो मुख्य क्रिया है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो इन दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ये आप ज़रूर ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ये जो बेसिक सेंटेंस है ये आपको बनाने, फ्रेम करने आने चाहिए। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर यहाँ पर जब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके बाद में जो वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, इसमें किसी किसी सब्जेक्ट के साथ उस वर्ब में एस या ई एस लगेगा। यानी कि जब सब्जेक्ट ये वाले रहेंगे ना, ही, शी, इट और नेम यानी कि कोई एक वचन कर्ता, तो इनके साथ जब इन सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब लगेगी और ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एस या ई एस लगेगा। नोट कर सकते हैं, ही, शी, इट और कोई भी एक वचन नाम। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस, बस ये पॉजिटिव में सकारात्मक वाक्य में ध्यान रखना है, बाकी एस या ई एस का कहीं पर फंडा नहीं चलता है। नेगेटिव, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे वहाँ पर ये नहीं चलेगा। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में एस और ई एस का ख्याल रखना है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम रहेगा तो वहाँ पर वर्ब में एस या एस लग जाएगा। जैसे गो रहेगा, अगर ही के साथ गो वर्ब है तो ही गोज होगा, ठीक है। शी के साथ है तो गोज होगा, ऐसे ध्यान रखना है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट आ जाएगा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना हम, तो हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर जो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलें या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलें, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो डू और डज है।
ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, जो ऑलरेडी अभी मैंने बताया है। और इसके बाद में नॉट लगेगा, ठीक है, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ पर इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यानी कि डू डज लिखनी है। जो भी टेंस रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और ये का ये स्ट्रक्चर सभी टेंसेज में चलता है, सभी टेंसेज में यही है, बस बदल जाती है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और सेंस बदल जाता है, यानी कि पास्ट की बात हो रही तो पास्ट का टाइम जाएगा, टाइम बदल जाएगा। तो यहाँ पर डू और डज इंटरोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं कि फॉर्मूला होता है। एग्जांपल्स देख लेंगे हम। सबसे पहले जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव का मतलब जहाँ पर नकारात्मक वाक्य, यानी कि जहाँ पर नहीं यानी नॉट नहीं लगा रहता, और ना ही प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि कोई प्रश्न किया जाता है, तो ये पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर आई सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर ईट यहाँ पर वर्ब आई। अब वर्ब में देखना है कि एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। सब्जेक्ट आई है तो नहीं लगेगा, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ जो वर्ब रहेगी उनमें एस या एस नहीं लगता। किसमें? वर्ब में। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर कोई नेम रहेगा तो एक वचन, वहाँ पर वर्ब में एस या एस लगेगा। जैसे यहाँ पर शी है तो शी में देखेंगे लगेगा, तो सिंग का सिंग्स बन गया। ठीक है, इस तरीके से बस इतनी ही चीज़ इस पॉजिटिव जो सेंटेंस रहता है इसमें ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले में, तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। वह गाने गाती है, गाने बहुत सारे हैं तो सॉन्ग्स हो जाएगा। शी सिंग्स सॉन्ग्स। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, देखिए तीनों में आई, फिर शी, फिर दे, फिर जो वर्ब है वो लगी है। ईट लगा है, फिर सिंग्स लगा है, फिर प्ले लगा है। सिंग्स क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट शी था इसलिए। फिर ऑब्जेक्ट फूड, सॉन्ग्स और क्रिकेट आ गया है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, टेंस कौन सा है, ये देखना है। तो यहाँ पर हिंदी वाक्य से पहचाना, खाता है, ठीक है, खाता हूँ, ठीक है, गाने नहीं है, नेगेटिव है, ती है यहाँ पर लास्ट में, और वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ऐसे है ऐड कर दे लास्ट में आप इसमें हिंदी में, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर है कि नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, यानी कि डू नॉट और डज नॉट। जैसे मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट लगाना है। सब्जेक्ट देखना आई है यहाँ पर मैं के साथ, तो डू लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार ही डू और डज का इस्तेमाल करना है। जैसे अभी मैंने पहले बता दिया था कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज, आप नोट डाउन कर सकते हैं फिर से देखकर। तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट फूड। तो डू नॉट और डज नॉट के बाद में आपको वर्ब लगानी है। अब यहाँ पर एस या यस जो है वर्ब के साथ नहीं लगते हैं, बस पॉजिटिव में ही लगते हैं, सकारात्मक में ही लगते हैं। बाकी किसी भी टेंस में एस या यस वाला फंडा नहीं चलता है वर्ब के साथ जोड़ने का। वह गाने नहीं गाती है, तो शी डज नॉट सिंग्स सॉन्ग्स। फिर है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे, बना लेंगे। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस रहते हैं हिंदी में क्या से शुरू होंगे, हिंदी में क्या से शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जब क्या से शुरू होते हैं तो इस क्या को अंग्रेजी में आप व्हाट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसका मतलब है कि क्या तुम खाना खाते हो, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम खाना खाते हो। अब यहाँ पर पहचानना है कि खाते हो हिंदी में देखेंगे कि प्रेजेंट, हिंदी के जो सेंटेंस है उसकी पहचान देखना चाहते हैं तो ते हो, ती है, इस तरीके से जो पहचान मैंने बताई है आपको। तो यहाँ पर क्या की जगह यहाँ पर हमको डू या डज लिखना है। तो अब तुम है यानी कि यू सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यू के साथ डू लगता है इसलिए हमने डू लगाया है। डू फिर यू, यानी कि इसके बाद डू या डज के बाद में सब्जेक्ट लगेगा और फिर यहाँ पर ये वर्ब है। तो डू यू ईट फूड, इस तरीके से आपको फ्रेम करना है। क्या वह गाने गाती है, तो क्या वह है यानी कि शी है,
यहाँ पर तो शी के साथ डज लगता है, इसलिए डज लगा है स्टार्टिंग में। यानी कि क्या से शुरू हो रहे हैं, ये प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको देखना है कि कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर डू या डज से शुरुआत करनी है। अगर ये पास्ट में रहता तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगती। तो डज के बाद में सीधा आपको सब्जेक्ट की तरफ जाना। डज शी है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सिंग सॉन्ग्स जो वर्ब है वो लगानी है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, कोई ऐसे यस नहीं लगेगा। फिर है क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो डू दे, क्योंकि दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट देखना है, दे है तो आपको डू लिखना है शुरू में, डू दे। फिर वर्ब आ जाएगी प्ले क्रिकेट, ठीक है, डू दे प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से फ्रेम कर लेना है आपको। तो यह हमारा पहला टेंस हो गया है। यहाँ पर आप ये तीनों स्ट्रक्चर नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लेंगे तो इसके अनुसार आप वाक्य बना पाएंगे खुद से। हिंदी के वाक्य काफ़ी सारे फ्रेम कर सकते हैं, इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है दूसरा, ठीक है। तो इसमें इसका अभी हो रहा काम, जो अभी आप इस समय, जो अभी समय चल रहा है उस समय जो भी काम कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। और हिंदी में अगर पहचान बताऊं तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से हिंदी की पहचान है ये, ठीक है। अभी हो रहा काम, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से हिंदी के वाक्य के एंड में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आप पहचान कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एम इज़ आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। जैसे सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा, कुक है तो कुकिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, या फिर आप अगर जानते हैं तो जो आईएनजी वाली वर्ब्स है वो इसमें लग जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या है, कि मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट नेम रहेगा तो इसमें इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और यू वी दे, और प्लूरल यहाँ पर बहुवचन भी आता है इसमें तो आर लगेगा। तो हर किसी सब्जेक्ट के साथ हम हर कोई वर्ब नहीं लगा सकते, याद रखना पड़ता है कि आई जो है इसके साथ एम लगता है। अगर ही रहेगा तो ही इज आएगा, शी रहेगा तो शी इज, इट इज़, या फिर नेम कोई सीता गीता तो इज लगेगा। यू वी दे यानी कि प्लूरल रहेगा या यू वी दे रहेगा तो यहाँ पर आर आएगा, बहुत सारों की बात होगी तो आर आएगा। अब स्ट्रक्चर देखिए, तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसी आधार पर आप जो है ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव, तीनों स्ट्रक्चर बता रही हूँ, पॉजिटिव है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के अनुसार आप एम इज़ आर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये वाली मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया। फिर यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा और सेम ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, एम इज़ आर, और इसके जस्ट बाद में नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, और वर्ब की यहाँ पर ये जो फॉर्म है आईएनजी वाली यही लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। इंटरोगेटिव में जैसे क्या से ये शुरू होंगे ना, तो यहाँ पर शुरुआत हमको हेल्पिंग वर्ब से करनी है। एम इज़ आर ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और फिर जो आईएनजी वाली वर्ब है वो आ जाएगी। तो ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर बता दिए हैं। और हिंदी की पहचान रहा है, रही है, जैसे कि वह खेल रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस, वह नहीं खेल रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस, क्या वह खेल रहा है, इस तरीके से आपको वाक्य फ्रेम करने, सेंटेंसेस को बनाना है। और लास्ट में एंडिंग इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे। अब सेंटेंसेस देख लेंगे यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं, जैसे कि मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, लास्ट में आप इससे पहचान लेंगे कि रहा हूँ, या वह गाना वह गा रही है तो यहाँ पर देखिए रही है, वे खेल रहे हैं। इस तरीके से आप हिंदी के वाक्य खुद से बना सकते हैं, जो रहा है, रही है, इन पे एंड हो। तो यहाँ पर मैं है सब्जेक्ट तो आई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी जस्ट सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद, तो आई के साथ एम लगता है। फिर यहाँ पर देखिए ये मुख्य क्रिया है यानी आईएनजी वाली वर्ब है, फिर जो भी बचा कुचा पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में आपको ऐड कर देना है। आई एम कुकिंग फूड। अब वह गाना, यह वह गा रही है तो शी है सब्जेक्ट इसलिए इज लगा, शी इज, और गाना जो होता है, गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, और सिंग में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग, शी इज सिंगिंग।
फिर यहाँ पर है वे खेल रहे हैं, वे यानी कि दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, दे आर। और खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, और आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, दे आर प्लेइंग। तो अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद में आपको नॉट ऐड कर देना है, बस इतना सा बदलाव है इसमें। जैसे कि मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लास्ट में रहा हूँ जोड़ लेना है, ताकि यहाँ पर समझ में आ जाए कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर लास्ट में हूँ सभी में जोड़ लेना है, ठीक है, हूँ या है। तो यहाँ पर है कि मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, तो आई एम नॉट कुकिंग फूड। यहाँ पर देखिए आई है इसलिए एम लगा, फिर नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा, और यहाँ पर नॉट के बाद में जो मेन वर्ब है वो लिखनी है। यहाँ पर मेन वर्ब है कुक में आईएनजी जोड़ देना, कुकिंग यानी आईएनजी वाली वर्ब है। वह नहीं गा रही है, लास्ट में है जोड़ देना है इसमें हिंदी में। अब शी है, वह यानी लड़की है कोई, तो शी के साथ इज आता है, शी इज नेगेटिव है इसलिए नॉट, और फिर जो मेन वर्ब है सिंगिंग, यानी सिंग में आईएनजी जोड़ा तो सिंगिंग हो गया, शी इज नॉट सिंगिंग। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखेंगे कि वे नहीं खेल रहे हैं, लास्ट में है आ जाएगा, तो वे नहीं खेल रहे हैं, तो वे यानी कि दे और बहुत सारे हैं इसलिए दे के बाद में आर आएगा, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है इसलिए, और जो मुख्य क्रिया है प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी वाली वर्ब लगती है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे उसमें आईएनजी वाली वर्ब लगेगी, यानी प्लेइंग, कुकिंग, सिंगिंग, रनिंग, इस तरीके से। अब देखिए इंटारोगेटिव सेंटेंस है जिनकी शुरुआत क्या से होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें सभी की शुरुआत क्या से हो रही है, ठीक है, लास्ट में आप रहे हैं या रहा है, इस तरीके से देख लें। हिंदी की जो पहचान है, क्या के बाद में सब्जेक्ट आता है, तो क्या से शुरुआत हो रही है तो सब्जेक्ट को देखना है। जैसे कि क्या तुम खाना बना रहे हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, आपको देख लेना है रूल में, नियम में। तो यहाँ पर तुम यानी कि यू के साथ आर आता है इसलिए आर आया है। यहाँ पर देखिए वह यानी कि शी के साथ इज आता है तो इज शुरुआत में है। वे है यानी कि दे है, दे के साथ आर आता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि सहायक क्रिया। आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या वह गाना गा रही है, क्या वह तो इज शी सिंगिंग, क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। तो देखिए आर है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया आईएनजी वाली वर्ब। इस तरीके से फ्रेम करना है, अपने अनुसार नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करना है। अभी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं हर टेंस में वही रहेंगे, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन बस वहाँ पर बदल जाएगी हेल्पिंग वर्ब और वहाँ पर बदल जाएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब बदलेगी और जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के सब्जेक्ट के अनुसार ही वो हेल्पिंग वर्ब आएगी सभी में। अब चलिए नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, यानी कि सी पे दे रखा है, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का ही। यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अभी अभी पूरा हुआ काम, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है अभी अभी पूरा हुआ काम, यानी कि कोई भी किसी ने भी किसी काम को कर लिया है, ली है, चुका है, चुकी है, चुके, इस तरीके से इसकी पहचान होती है, ठीक है। अभी अभी पूरा हुआ काम, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, ली है, ले है, इस तरीके से ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हैज़ और हैव रहती है इस प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब रहती है। और यहाँ पर अब ध्यान रखना है जो मुख्य क्रिया है वो थर्ड फॉर्म में आएगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जितने भी परफेक्ट टेंस है, जितने भी याद रखे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें जो मुख्य क्रिया, ये वाली जो क्रिया है ना, इसका तीसरा रूप ही आता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर हैज़ हैव है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की है, अब पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये हैज़ और हैव है ना, हैव किसके साथ लगेगा, आई सब्जेक्ट के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, हैव ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज़ लगेगी, शी यहाँ पर ही, शी, इट और नेम, ये बहुवचन के साथ हैव लगती है और एक वचन के साथ हैज़ लगती है, ठीक है। और आई के साथ हैव लगता है, अलग से याद रखें। अब आपको लगेगा कि जैसे बाकी तो सब बहुवचन है, ठीक है, अब आई जो है एक वचन है, यहाँ पर हैज़ के साथ क्यों नहीं आ रहा, आपको अलग से याद रखना। आई हैव, आई के साथ हैव
लगती है हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यहाँ पर सभी में देखिए, सभी में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट जैसे पॉजिटिव लेंगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है इसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद में आपको नॉट लगा देना है और तीनों में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, शुरू में हैज़ हैव लिखते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट और फिर जो मुख्य क्रिया रहेगी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब एक एक करके। आप ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इसी पे आप जो है आप काफ़ी सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, तो ऐसे ही कोई काम कर लिया है यानी कि समाप्त हो चुका है, उसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस देखें, जैसे कि मैंने काम पूरा कर लिया है, ठीक है, कर लिया है, यहाँ पर देखिए बना लिया है, चुके हैं, इस तरीके से पहचान कर सकते हैं हिंदी के वाक्यों की। अब है मैंने काम कर लिया, मैंने यानी कि आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, याद रखना, आपको लिख लेना है। आई हैव के बाद में यहाँ पर मेन वर्ब है फिनिश, तो फिनिश्ड हो गया, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको जो वर्ब की लिस्ट रहती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो बेसिक वर्ब्स रहती है उनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे फिनिश है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर तीनों फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए, जो बेसिक फॉर्म्स है उनको आपको याद रखना है, बाकी आपको उन्हीं बेसिक फॉर्म्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम कर लिया है, यहाँ पर देखिए फिनिश्ड हो गया। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई के अनुसार फिनिश्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब है उसने खाना बना लिया है, तो शी है, उसने यानी कि शी, तो शी के साथ हैज़ लगा, क्योंकि जो हेल्पिंग जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है कुक्ड, शी हैज़ कुक्ड फूड। अब वे घर जा चुके हैं, वे यानी कि दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, दे हैव, और यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो यहाँ पर गॉन लिखा है, दे हैव गॉन होम। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे, हैज़ हैव के बाद में नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, जैसे मैंने काम पूरा नहीं किया, यहाँ पर लिख देंगे नहीं किया है, ठीक है, नहीं बनाया है, ये रह गया है, तो इस तरीके से है यहाँ पर जोड़ दें, वे घर नहीं गए हैं, इस तरीके से, तो क्लियरली आपको हिंदी का वाक्य समझ में आएगा। तो यहाँ पर है आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, आई हैव, फिर देखिए नॉट लग जाएगा, हैव के बाद में यहाँ पर फिनिश्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस एज इट इज़ है, हैज़ हैव के बाद में नॉट लिख देना है नेगेटिव वाले सेंटेंस में। उसने खाना नहीं बनाया, तो शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड। वे घर नहीं गए हैं, तो दे हैव नॉट गॉन होम। तो इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या है, शुरुआत में हिंदी के वाक्य क्या से शुरू होंगे और जो लास्ट में पहचान है, जैसे क्या तुमने काम पूरा किया है या कर लिया है, इस तरीके से हिंदी के वाक्य बन सकते हैं। यहाँ पर है जुड़ेगा सभी में, ठीक है या हूँ, इस तरीके से, जैसे कि क्या उसने खाना बनाया है, तो यहाँ पर है जुड़ जाएगा। क्या वे, तो आपको सही सेंस समझ में आएगा, क्या वे घर गए हैं, यहाँ पर है लगा हुआ है। तो क्या तुमने काम पूरा किया है या क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर तुमने है यानी कि तुम है, यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हैज़ या हैव लगता है। यू के साथ हैज़ या हैव लगेगा या आपको देखना है, लगता नहीं है, तो यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो हैव लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो हैव यू यहाँ पर फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव यू फिनिश्ड द वर्क। क्या उसने खाना बनाया है या बना लिया है, तो यहाँ क्या उसने यानी कि शी, तो शी के साथ हैज़ लगता है इसलिए हैज़ आया। हैज़ शी, फिर मेन वर्ब कुक्ड फूड, यहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, जैसे मैंने बताया। स्ट्रक्चर एक बार आपको देख लेना है फिर से, क्या वे घर गए हैं या क्या वे घर जा चुके हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो दे है यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट दे है, क्योंकि दे से ही हमको समझ में आएगा कि कितनों की बात हो रही है, कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हैव लगेगा, तो हैव दे गॉन होम। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस फ्रेम कर लेने हैं। तो यहाँ तक आपने सीख लिया
जो प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर आ गया चौथा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का ही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या रहता है कि कोई भी काम है ना, कब से कब तक चला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और जो मेन वर्ब है वो आईएनजी वाली ही रहेगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था आईएनजी, जैसे गो में गो आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग हो जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर समय दिया गया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पर समय दिया गया रहता है, मतलब सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस फॉर का कहाँ पर इस्तेमाल होता है उसको भी मैं अभी डिटेल में समझा दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल सीखा था ना, सेम वही है, बस यहाँ पर बीन जोड़ देना है। उन्हीं सब्जेक्ट के साथ जो है हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। जैसे हमने अभी इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें देखा था कि हैज़ का इस्तेमाल और हैव का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, सेम वैसे ही उन्हीं के साथ हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। जैसे आई, यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट रहेंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, या प्लूरल बहुवचन तो हैव बीन लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या एक वचन रहेगा ना तो हैज़ बीन लगेगा, आप लिख लें। फिर स्ट्रक्चर देखें, तीनों स्ट्रक्चर के आधार पर ही तो आप वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। देखिए पॉजिटिव में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर वर्ब जो है ना, मुख्य क्रिया मेन वर्ब है, वो आईएनजी वाली लगेगी। और फिर सिंस फॉर, यानी कि कोई भी काम किसी समय से कर रहे हैं ना आप, तो वैसे सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा। तो समय के अनुसार हमको देखना है कि सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो ये मैं आपको बता देती हूँ सिंस और फॉर का इस्तेमाल किसके साथ होता है। तो यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट में ही इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सिंस फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे भी कोई भी फिक्स्ड समय रहा, जैसे कि आप 2 बजे से काम कर रहे हैं, 3 बजे से, तो वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे। सुबह से काम कर रहे हैं, मॉर्निंग से कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे सुबह से शाम से। लेकिन एक ड्यूरेशन आ जाता है कि 4 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, ड्यूरेशन आ जाता है, ठीक है, लंबा। तो वहाँ पर आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। अगर फिक्स टाइम रहता है कि 2000 से ये काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर फिक्स्ड है कि 2000 निश्चित समय है, तो वहाँ पर सिंस लगेगा। लेकिन अनिश्चित समय, एक ड्यूरेशन है, तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें और देखें, अभी मैं सेंटेंसेस रहेंगे उन्हीं में समझा दूंगी। तो यहाँ पर है पॉजिटिव, फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल लगेगा, ठीक है। ये देखना है आपको, फिक्स्ड टाइम है तो सिंस लगेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं 4 घंटे से, फिक्स्ड है कौन से 4 घंटे, फिक्स्ड नहीं है कि 4 घंटे से काम कर रही हूँ, तो फिक्स्ड नहीं कौन से 4 घंटे, तो वहाँ पर फिक्स्ड नहीं है तो फॉर का इस्तेमाल होगा। मैंने कहा कि 2 बजे से, फिक्स्ड है, मैंने निश्चित समय बता दिया है कि 2 बजे से 2 o'clock मैं ये काम कर रही हूँ, तो यहाँ पर सिंस लगेगा। निश्चित है तो वहाँ पर सिंस लगेगा, अनिश्चित है, ड्यूरेशन है, तो फॉर का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट हैज़ और हैव, जैसे हैज़ बीन और हैव बीन लगता है ना, तो यहाँ पर बीच में आपको, इन दोनों के बीच में, हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों के बीच में आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। तो नॉट की पोजीशन आप ज़रूर देख लें कि यहाँ पर बीन के बाद में लगा दे, ऐसा नहीं होगा, फिर जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी। यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में, यानी हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इस तरीके से आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखें सब्जेक्ट में भी ऐसा है कि हैज़ हैव शुरू में लगेगा, ठीक है, जो इंटरोगेटिव रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है इससे पहले लग रहा है हैज़ हैव, फिर बीच में सब्जेक्ट और फिर बीन आ रहा है, फिर वर्ब में आईएनजी यानी कि मेन वर्ब आ रही है। तो एक बार स्ट्रक्चर लिख लें तो समझ में बेहतर तरीके से आएगा। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर कौन से 2 घंटे, निश्चित नहीं है। अगर मैंने बोला 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो वो निश्चित है, या पढ़ा रही हूँ तो वो निश्चित है। लेकिन 2 घंटे कौन से, नहीं है निश्चित, ठीक है, एक ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है फॉर का, ऐसे आपको ध्यान रखना है। बस आपको देखना है कि जो समय है वो निश्चित है या अनिश्चित है, ऐसे। तो यहाँ पर आई है इसलिए हैव लगा है, ठीक है। अगर शी होता तो हैज़ आ जाता, फिर बीन लगेगा, ठीक है। आई हैव बीन, फिर यहाँ पर देखिए मेन वर्ब है आईएनजी वाली। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। एक समय की बात की गई है, तो जहाँ पर समय सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, यानी कि कब से का सेंस निकल कर आता है कि 2 घंटे से, ऐसा समय दिया गया है, कौन से किसी समय से, ऐसा। तो वहाँ पर होगा प्रेजेंट, यहाँ पर ये वाला टेंस लगेगा, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो अभी हम सीख रहे हैं।
चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह सुबह से गा रही है। अब निश्चित समय इसलिए सिंस लगा है, ठीक है। तो शी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो यहाँ पर इस तरीके के वाक्य यहाँ पर आएंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को कब से कर रहा है, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसे, या 4 साल से, ऐसे। तो शी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखिए शी इसलिए हैज़ आया, फिर बीन, फिर सिंगिंग, यहाँ पर मेन वर्ब है आईएनजी वाली। वे सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है, सालों से, अब फिक्स नहीं है तो फॉर ईयर्स, ईयर्स सालों से। दे हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स, यहाँ पर देखिए वे सालों से काम कर रहे हैं, तो फॉर लगा है, निश्चित नहीं है समय, अनिश्चित है। दे हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। तो इस तरीके से आपको ये जो है टेंस बनाने हैं। यहाँ पर देखिए नेगेटिव में अब कैसे बनेगा, यहाँ पर मैंने बोला हैव या हैज़, फिर यहाँ पर नॉट आएगा बीच में, और फिर बीन। यहाँ पर देखिए बीच में आ रहा है, ठीक है, हैज़ या हैव हो सकता है, फिर नॉट आ रहा है, फिर बीन, इस तरीके से बीच में। बस बाकी मेन वर्ब जो है बीन के बाद लगा देनी है आईएनजी वाली। मैं पढ़ा नहीं रहा, यहाँ पर नहीं रहा था नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में है ना रहा, यहाँ पर आप इस था की थी की जगह है कर ले, ठीक है, प्रेजेंट में है, यहाँ पर आप है ही रखे, अभी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इसको है कर दे। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में पहचान यही है कि किसी समय से कोई काम को कर रहा है, ऐसा। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसे हूँ कर लें यहाँ पर, ठीक है। था नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर था का इस्तेमाल होगा। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग। वह नहीं गा रही है तो शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग। वे काम नहीं कर रहे हैं तो दे हैव नॉट बीन वर्किंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हैज़ हैव के बाद में नॉट लगा है, फिर बीन है, फिर वर्ब में आईएनजी लगकर जो मेन वर्ब है वो आई है, और सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम इंटरोगेटिव देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या तुम पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर हिंदी के वाक्य बिल्कुल सही है। क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या वह गा रही है, क्या से शुरू है, क्या वे काम कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि तुम यहाँ पर है, ठीक है, क्या वह यहाँ पर है, और क्या वे यहाँ पर है। अब तुम यानी कि यू के साथ हैव लगता है, वह यानी कि शी के साथ हैज़ लगता है, वे यानी कि दे के साथ हैव लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, यहाँ पर क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे हो, इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हैव यू बीन टीचिंग, ठीक है, हैव यू बीन टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो। हैज शी बीन सिंगिंग, क्या वह गा रही है। क्या वे काम कर रहे हैं, हैव दे बीन वर्किंग, हैव दे बीन वर्किंग। तो इस तरीके से कोई जो व्यक्ति किसी काम को लंबे समय से करते आ रहा है तो ऐसे वाक्य भी। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है कि क्या तुम पढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कोई व्यक्ति किसी समय से यानी लंबे समय से कोई काम करते आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ हुआ है। यहाँ पर समय के साथ भी आप इन वाक्य को बना सकते हैं। ये बिना समय के मैंने यहाँ पर बताया, तो इस तरीके के वाक्य भी आपको मिल जाएंगे इसी टेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ तक आपने देखा कि प्रेजेंट का जो प्रेजेंट के चारों पार्ट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पास्ट में आ जाते हैं, पास्ट टेंस में, भूतकाल में। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट देखेंगे, साधारण भूतकाल जो हिंदी में रहता है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, बीता हुआ काम, ठीक है। यहाँ पर था, थे, थी से वाक्य की एंडिंग होती है। कई बार जो है आ, ए, ई की मात्रा पर ही वाक्य की एंडिंग हो जाती है, जैसे कि मैंने खाना खाया तो आ की मात्रा पर, उसने वह घर गई ई की मात्रा पर, इस तरीके से। तो यहाँ पर बीता हुआ काम, हेल्पिंग वर्ब डिड रहती है, ठीक है, डिड रहेगी ओनली इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, ये आपको पता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है जो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड रहती है, ठीक है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे हम जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में आती है। अभी मैं समझाऊंगी आपको। यहाँ पर देखें पॉजिटिव सेंटेंस है ना,
तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और V1 सबसे ये छोटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये इकलौता जो है यहाँ पर टेंस है सिंपल पास्ट का जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है इसके अंदर, ठीक है। जितनी भी स्टोरी टेलिंग करते हैं इसी स्ट्रक्चर को लेकर करते हैं, और नेगेटिव रहेगा तो इसको ऐसे डिड नॉट का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट V2 का इस्तेमाल हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट, जब डिड नॉट का इस्तेमाल होता है ना तो ये V2 V1 में बदल जाएगी, ठीक है। ये जब डिड रहेगा तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये आपको याद रखना है। अगर डिड हो गया यहाँ पर डिड नॉट तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य। इंटरोगेटिव में जब भी डिड का इस्तेमाल होगा, जैसे नेगेटिव में डिड का इस्तेमाल हुआ है डिड नॉट का, और यहाँ पर इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में डिड का इस्तेमाल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ इकलौता टेंस जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट का, यहाँ पर इकलौते टेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन इसी के जब हम नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य बना लेंगे ना तो वहाँ पर डिड आ जाएगा, तो डिड के साथ में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेंगे, स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है कि मैंने खाना खाया, देखिए आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग है, ठीक है, आ ए ई इस तरीके से एंडिंग रहेगी, या फिर आया था, आई थी, गए थे, ऐसे वाक्य की एंडिंग रहेगी। जैसे मैंने खाना खाया तो यहाँ पर आई एट फूड, आई सब्जेक्ट, यहाँ पर बस कुछ नहीं है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कोई सा भी रहेगा सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसने गाना गाया तो सिंग की सैंग हो गई, यहाँ पर शी सैंग अ सॉन्ग। उन्होंने क्रिकेट खेला तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल रहता है। ऐसे जब वाक्य बनाने हैं, ये इकलौता टेंस है जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब नेगेटिव में क्या होगा, डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और डिड का इस्तेमाल सारी वर्ब के साथ, जो सब्जेक्ट है सभी के साथ डिड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऐसा याद नहीं रखना कि किसके साथ डिड आएगा, ठीक है, ये याद नहीं रखना, सभी के साथ डिड आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ। तो मैंने खाना नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट फूड, डिड नॉट के साथ देखिए ईट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है। उसने गाना नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग, डिड नॉट के बाद में सिंग है। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में क्या तुमने खाना खाया, ठीक है, क्या से शुरू रहेंगे, क्या से शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर डिड शुरू में आ जाएगा, कोई सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना, सभी के साथ डिड लगता है। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। क्या उसने गाया यानी कि उसने गाना गाया, डिड शी सिंग। क्या उन्होंने खेला तो डिड दे प्ले, क्या उन्होंने खेला यानी कि क्रिकेट खेला, क्रिकेट मिस है यहाँ से, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला, डिड दे प्ले क्रिकेट। इस तरीके से ये डिड वाला जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, पास्ट की जब भी बात करते हैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका भी पास्ट की जब कोई भी स्टोरी टेलिंग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल। यहाँ पर हिंदी की अगर उस समय जारी था, यानी कि यहाँ की अगर हिंदी की पहचान बताऊं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से वाक्य आएंगे हिंदी में, तो वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी वॉज वर रहती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर थी ना, वैसे यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर रहेगी, और दोनों में ही वर्ब में आईएनजी लगता है, जितने भी कंटिन्यूस टेंस रहते हैं उसमें आईएनजी आता है। तो यहाँ पर देखिए बस अब यहाँ पर याद रखना है कि वॉज और वर का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है। आई ही शी इट नेम या सिंगुलर या ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे तो वहाँ पर वॉज लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो वी दे या प्लूरल बहुवचन तो वहाँ पर वर का इस्तेमाल होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार में याद नहीं होगा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर देखें, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सब्जेक्ट तो लगेगा ही, वॉज वर, यहाँ पर हेल्पिंग, सेम सब्जेक्ट सेम स्ट्रक्चर है सभी में है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें याद रखना होता है कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देना, इंटरोगेटिव शुरू में हमको वॉज वर्ब लिखना है, और मेन वर्ब इसमें आईएनजी वाली रहेगी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर है सभी में, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, मेन वर्ब चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, मैंने खाना
मैं खाना बना रहा था या रही थी, तो मैं रहा था, रही थी, इस तरीके से एंडिंग हो रही है। मैं यानी कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी, वॉज या वर्क का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना। तो आई के साथ वॉज लगता है और मेन वर्ब कुकिंग, यहाँ पर कुक है तो आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। आई वॉज कुकिंग, वह गा रही थी, ठीक है, तो शी है वह, तो शी के साथ वॉज लगेगा। और गाने की अंग्रेजी सिंग होता है तो सिंगिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। अब वे खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग, क्योंकि दे सब्जेक्ट है, वे और वर लगता है इसके साथ, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको पता चलता है कि किसके साथ वॉज आएगा, किसके साथ वर आएगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं नेगेटिव, इसी का ही, किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। यहाँ पर है कि मैं नहीं बना रहा था। अब यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, तो मैं खाना नहीं बना रहा था, ठीक है, मैं नहीं पका रहा था, इस तरीके से आप कर ले। वह नहीं गा रही थी, यानी कि वह गाना नहीं गा रही थी, ठीक है, इस तरीके से। वह नहीं गा रही थी, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनाना होता है, ठीक है, बना लिखा है यानी कि कुक करना ही है। वे नहीं खेल रहे थे, वे नहीं खेल रहे थे, इस तरीके से नेगेटिव है। तो वॉज वर्ब के बाद में देखिए नॉट लगा है, और फिर जो मेन वर्ब है आईएनजी वाली वो लिख देनी है। तो मैं नहीं बना रहा था यानी कि खाना, तो आई वॉज नॉट कुकिंग। वह नहीं गा रही थी यानी सिंग करना, गाना, तो सिंगिंग, तो शी वॉज नॉट सिंगिंग। और वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। तो आप देख ले सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, फिर नॉट लग गया, फिर वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो। अब इंटरोगेटिव में क्या है, शुरू में क्या से शुरू हो गया हिंदी के वाक्य, और वही रहा था, रही थी, रहे थे से एंडिंग रहेगी। क्या तुम बना रहे थे, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको देखना है कि हम क्या की जगह वॉज लिखें या वर लिखें। तुम है तो वर यू, ठीक है, वर यू कुकिंग, क्या तुम बना रहे थे। क्या वह गा रही थी, वॉज शी सिंगिंग, वॉज है क्योंकि शी है ना इसलिए। क्या वे खेल रहे थे, दे है यानी कि वे, तो दे वर। तो यहाँ पर वर दे प्लेइंग, शुरू में हम वर लिखेंगे ना, तो इसको वेयर नहीं पढ़ना है, WERE को, इसको वर करके पढ़ना है, वर, न कि वेयर, वर पढ़ना है। चलिए एक बार नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और फिर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए, ठीक है, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि तीसरा है ये, ठीक है, थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर है कि दूसरा काम होने से पहले पूरा हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस में, कि यहाँ पर किसी ने कोई काम कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर दो वाक्य हमेशा अटैच रहते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक काम जो है दूसरा काम होने से पहले पूरा हुआ, ये वाला दो काम होते हैं जो पहले काम पूरा होता है ना दो कामों में से, तो वहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस आते हैं। और हिंदी में अगर सिंपली अगर इसको पहचानना चाहें तो चुका था, चुकी थी, ली थी, दिए थे, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग रहेगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक ही रहेगी, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा ना तो सब्जेक्ट के बाद में हैड। अब जैसे जितने भी परफेक्ट टेंस है ना उसमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, फ्यूचर परफेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ पर देखिए हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। सेम वैसे ही अब अगर नेगेटिव है तो हेड के बाद में नॉट लग जाएगा, यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो शुरू में हैड लग जाएगा, शुरू में हैड लग जाएगा। अब यहाँ पर जैसे लिया था, ली थी, दी थी, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग। जैसे मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड ईटन फूड। अब यहाँ पर एक कोई ना कोई वाक्य अटैच रहता है, एक सेंटेंस और रहता है कि यानी उसके आने से पहले ही मैंने खाना खा लिया था, यानी मेरे खाना खाने का काम जो है उसके आने से पहले ही हो चुका था, ऐसी सिचुएशन रहती है। तो वहाँ पर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, जितने भी परफेक्ट टेंस है उनका यूज़ होता है, तो ये है भी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड के बाद में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन, आई हैड ईटन फूड। फिर नेक्स्ट देखिए उसने खाना बना लिया था, तो शी हैड कुक्ड, शी हैड कुक्ड। यहाँ पर वे जा चुके थे, तो कोई भी काम कर लिया था ऐसा, तो दे हैड गॉन, तो यहाँ पर हैड और ये गॉन थर्ड फॉर्म। नेगेटिव क्या होगा, हैड के बाद में नॉट लगाना है बस। मैंने खाना नहीं खाया था, तो आई हैड नॉट ईटन फूड। उसने नहीं बनाया था, शी हैड नॉट कुक्ड। तो यहाँ पर बस थर्ड फॉर्म का ख्याल रखना है, जो बेसिक सी थर्ड जो वर्ब्स रहती हैं उनको आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म को बस। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गोन, ठीक है, यहाँ पर दे हैड नॉट गोन। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या से शुरू रहते हैं हिंदी के वाक्य,
और लास्ट में खाया था, लिया था, दिया था, इस तरीके से। और शुरू में हमको जब क्या से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है हैड, हैड के बाद में सब्जेक्ट। सभी में ऐसे होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है जब इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो हैड यू ईटन, क्या तुमने खाना, यानी क्या तुमने खाया था, खाना वही भोजन। क्या उसने बनाया था, हैड शी कुक्ड। क्या वे गए थे, हैड दे गॉन, इस तरीके से। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस अटैच रहते हैं तब इनका यूज़ होता है। अब देखिए जो चौथा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, इसमें क्या होगा, हैड बीन के साथ वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। यहाँ पर भी समय शो रहेगा, यानी कोई व्यक्ति, सिंस फॉर का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, करते आ रहा था, किसी समय से कोई व्यक्ति किसी काम को करते आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से, उस समय से लगातार हो रहा था ऐसा। अब यहाँ पर है जैसे कि हैड बीन रहेगा, हैड बीन के साथ आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी। यहाँ पर है जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो किसी समय से कोई काम को करते आ रहा था। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को करते आ रहा था, इस तरीके से आप पहचाने तो समझ पाएंगे। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ाते आ रहा था, वह 4 घंटे से पढ़ते आ रहा था, ऐसा। तो आई हैड बिन टीचिंग फॉर, यहाँ सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस फॉर का इस्तेमाल मैंने बताया कि अगर निश्चित समय रहेगा, अगर निश्चित, जैसे कि मैंने लिखा रहता है कि 2 बजे से 2 o'clock, अगर फिक्स्ड था वहाँ पर तो सिंस आता, लेकिन 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, कब से कब तक गिन रही हूँ, फिक्स्ड नहीं है कौन से 2 घंटे, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। तो आई हैड बिन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। वह गा रही थी, अब यहाँ पर देखिए वह गा रही थी मतलब कि वह गाते आ रही थी। यहाँ पर मैंने सिंस फॉर ऐड नहीं किया। इस तरीके से भी कोई व्यक्ति किसी टाइम पीरियड से कोई काम करते आ रहा था, ठीक है, तो शी हैड बीन सिंगिंग, वह गाते आ रही थी, ऐसा सेंस निकलेगा। वे काम कर रहे थे, वे काम कर रहे थे, यहाँ पर मैंने जो है टाइम ऐड नहीं किया है, आप टाइम ऐड करते, वे काम करते आ रहे थे 2 घंटे से, वह गा रही थी 3 घंटे से, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। तो शी शॉर्ट में बनाकर लिखा है, तो शी हैड बीन सिंगिंग, दे हैड बीन वर्किंग, यहाँ पर लिख दे फॉर 2 hours, ठीक है। अगर मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर दे। बाकी ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा स्टार्टिंग का। यहाँ पर सिंस फॉर से आप पहचान जाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से करते आ रहा था। तो यहाँ पर समय मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने बोला कि यहाँ पर सिंस फॉर आप ऐड कर ले, बस मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रही हूँ। नेगेटिव देखें, मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं नेगेटिव है, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, इस तरीके से रहेगा हिंदी का। तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours, वह नहीं गा रही थी, यानी कि वह 2 घंटे से नहीं गा रही थी। तो शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, वे काम नहीं कर रहे थे 2 घंटे से, कब से, 2 घंटे से। तो दे हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ऐसे आपको सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने ये हाफ सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर सिंस फॉर अप्लाई करना है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या तुम पढ़ा रहे थे, क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे थे, जैसे कि यहाँ पर सुबह से, कब से मैंने ऐड किया है कि सुबह से, क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे थे। शुरू में क्या से शुरू हो रहा था, हैड से शुरू होगा, ठीक है, इंटरोगेटिव है ये, प्रश्नवाचक। क्या वह गा रही थी, क्या वह सुबह से गा रही थी। क्या वे काम कर रहे थे, क्या वे सुबह से काम कर रहे थे। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हैड दे बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आपको समय ऐड करना है। स्ट्रक्चर में भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट में सिंस फॉर लगा लेना है, ठीक है, सिंस फॉर लगाकर आपको जो है सेंटेंसेस अब बनाने हैं। आप इनको नोट डाउन करके सिंस फॉर का ज़रूर यूज़ करें। अब चलते हैं हम फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट देखेंगे, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पर विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, तो ये स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है विल के बाद में, और इंटरोगेटिव तो विल लगेगा, और सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। गा गेगी से वाक्य की एंडिंग होती है, हिंदी की पहचान। तो जैसे मैं जाऊँगा तो आई विल गो, वह गाएगी तो शी विल सिंग, वे खेलेंगे दे विल प्ले। तो सभी के साथ आपको विल का यूज़ करना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गाएगी से हिंदी के वाक्यों की एंडिंग। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ये हो गया सिंपल फ्यूचर। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, अगर नेगेटिव बनाना है, ठीक है, विल के बाद में नॉट लगा देना है।
जैसे मैं जाऊँगा आई विल गो, और नहीं जाऊँगा तो आई विल नॉट गो, इस तरीके से आपको लिखना है। शी विल नॉट, दे विल नॉट, ऐसे, ठीक है। विल के बाद में नॉट लगाना है। इंटरोगेटिव रहेगा तो शुरू में विल लगा देना है। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में थोड़ा सा यहाँ पर बी ऐड करना है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है वर्ब आईएनजी वाली वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। कोई जैसे कि वह कोई काम कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हिंदी के वाक्यों की पहचान है। जैसे कि मैं खाना बना, और सभी के साथ विल का यूज़ करना है। मैं खाना बना रहा होऊंगा तो आई विल बी कुकिंग, तो यहाँ पर बस बी लगाना है, विल बी, ठीक है, विल बी, यहाँ पर विल बी। अगर नॉट लगेगा तो विल नॉट बी, नेगेटिव रहेगा तो, ठीक है। वह गा रही होगी और वह नहीं गा रही होगी तो शी विल नॉट बी सिंगिंग, ऐसे। वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग, अगर वे नहीं खेल रहे होंगे दे विल नॉट बी प्लेइंग, ऐसा। तो यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब का यूज़ करना है। शुरू में अगर आपको जैसे इंटरोगेटिव बनाने हैं, प्रश्नवाचक, तो शुरू में आपको विल लगा देना है, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में अगर नेगेटिव आ रहा है तो विल और बी के बीच में नॉट लगाना है। चलिए अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या है? विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, जितने भी परफेक्ट है थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। यहाँ पर विल के साथ सभी में हैव लग रहा है तो विल हैव V3, बस ये इसकी जो है वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव है और मेन वर्ब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। ये तो मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, कर चुकी होगी, कर लिए होंगे, ऐसे इसकी पहचान। तो आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा। वह बना चुकी होगी मतलब खाना, शी विल हैव कुक्ड, शी विल देखे विल हैव और कुक्ड, इस तरीके से। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन, विल हैव गॉन, विल हैव कुक्ड, यहाँ पर विल हैव फिनिश्ड, इस तरीके से कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, ऐसे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन लग जाएगा, बस विल हैव बीन और आईएनजी वाली वर्ब लगेगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कंटिन्यूअस की बात होती है तो मेन वर्ब आईएनजी में आएगी। तो यहाँ पर भी कोई व्यक्ति किसी समय रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है समय रहेगा। तो जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहूँगा, आई विल हैव बिन टीचिंग, यहाँ पर सिंस फॉर का इस्तेमाल करके सभी में जितने भी ये वाले हैं टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो सभी में ये रहेगा, समय रहेगा, सिंस फॉर का आपको यूज़ करना है। यहाँ पर देखें शी विल हैव बिन सिंगिंग, यहाँ वह गा रही होगी तो यहाँ पर 2 घंटे से, तो शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स आपको ऐड करना है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बनाया है सभी में, तो ध्यान रखना है सिंस फॉर का यूज़ होता है। मैंने बता दिया सिंस फॉर का कहाँ पर यूज़ होगा। वे काम कर रहे होंगे फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, तो दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से। समय जब ऐड करना होगा तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये था चौथा पार्ट फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो मैंने कंप्लीट जो है बेसिक जो इसके स्ट्रक्चर रहते हैं बिल्कुल जो 0 लेवल से सीख रहे हैं, तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आपको स्ट्रक्चर एक टेंस को लेकर चलना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो धीरे धीरे करके सारे स्ट्रक्चर देखने हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब्स देखनी है, कौन सी वर्ब्स जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया किस में कौन सी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। जो पास्ट रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या बोल सकते हैं सिंपल पास्ट, जब उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं वो इकलौता टेंस है जहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट टेंस मैंने बताए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ध्यान रखिए जो चौथा पार्ट है सभी टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पर सिंस फॉर का यूज़ होता है। कोई व्यक्ति अगर समय ऐड करना रहता है तो ये वाले टेंस का यूज़ होता है, चौथा पार्ट तीनों टेंस के। तो इस तरीके से अगर आपको टेंसेस के नाम याद नहीं है तो पहले नाम याद करें, स्ट्रक्चर नहीं पता तो स्ट्रक्चर ध्यान रखें, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं पता तो हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है कि फिर यहाँ ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। फिर मुख्य क्रियाएं जो मेन वर्ब रहती है वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है वो ध्यान रखिए। तो आज की टेंसेस की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।